मध्य प्रदेश में कांग्रेस उपचुनाव से पहले क्या नए बदलाव की तैयारी में है? कांग्रेस की 4 दिवसीय चलने वाली बैठक के बाद शायद ये दिखाई भी दे। दिल्ली आला कमान से मिलकर लौटे पीसीसी चीफ कमलनाथ इसके संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस की बैठक में उपचुनाव से लेकर 2023 तक का खाका खींचा जा रहा है। पहले पार्टी अपने तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करेगी और फिर पीसीसी भंग कर नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग किया जा रहा है, ये तय हो गया है। एक लोकसभा और 3 विधानसभा के चुनाव, जिसमें हमें अपने साथियों की ड्यूटी लगाना है। अभी से दमोह पैटर्न पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये अत्यंत आवश्यक है। और जो माहौल जनता का है वो स्पष्ट है। इस बार फिर मैंडेट जनता कांग्रेस को देना चाहती। ये बैठकें 2023 के चुनाव के लिए भी हैं। हम अपने हर क्षेत्र में बूथ तक पहुंचना चाहते हैं, हर विधानसभा के बूथ तक। कांग्रेस दमोह की जीत को अन्य विधानसभा लोकसभा के चुनाव में बरकरार रखना चाहती है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि ये सब चुनाव में चंदा जुटाने की जुगाड़ है और सपने से ज्यादा कुछ नहीं। यदि कांग्रेस बैठक भी ना करे तो करे क्या? अरे चुनाव में जाना तो है, चंदा तो वसूल नहीं है कांग्रेस को। और चंदा यदि वसूलना है तो ये बताना पड़ेगा ना कि हम कुछ कर रहे हैं, पर होगा क्या? रिजल्ट क्या आएगा? 0। कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह हो, केवल और केवल घर में बैठकर ट्वीट के माध्यम से राजनीति करने का काम करते हैं। एक दमोह चुनाव क्या जीत गए तो उनको लगता है सारे चुनाव जीत जाएंगे। इससे पहले जो फजीयत लोकसभा चुनाव में हुई और उसके बाद विधानसभा उपचुनाव में हुई, कांग्रेस जख्म भूल गई क्या? मुझे लगता है कि ये हमारी नहीं, कमलनाथ की खिल्ली उड़ाने का ठेका इस समय सज्जन सिंह वर्मा ने लिया। 2018 में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की, कार्यकाल पूरा होने से पहले बेदखल हो गई। जाहिर है पार्टी को सत्ता पाने और खोने दोनों का अनुभव है। तो क्या अपनी भूल सुधार कर कुछ नया करके आगे बढ़ने जा रही है कांग्रेस? पर बड़ा सवाल, बीजेपी संगठन के होते ये सब आसान हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा तैयारी 23 की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या कांग्रेस की बैठक में दिख रही 23 की तैयारी की झलक? क्या दमोह फॉर्मूले के जरिए कांग्रेस लगा पाएगी जीत का चौका? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कांग्रेस पर चुनावी चंदे का आरोप? क्या संगठन पुनर्गठन से एकजुट हो पाएगी कांग्रेस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में, इन्हीं एजेंडा पॉइंट्स के साथ चर्चा में आप सबका स्वागत है। और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं रवि शुक्ला, सचिव हैं कांग्रेस के, यशपाल सिंह सिसोदिया साहब विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, अशोक शुक्ला पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल यशपाल जी, 23 की तैयारी में है, 23 में आपका 3-13-23 करने वाली है कांग्रेस। यशपाल जी को आवाज नहीं पहुंच पा रही है और फोन डिस्कनेक्ट हुआ। वरिष्ठ पत्रकार महोदय, सर 23 की तैयारी कर रही है कांग्रेस, कैसे देखते हैं सर इसको? स्वाभाविक है, सत्ता चले जाने का अफसोस कांग्रेस को होगा और सत्ता प्राप्ति के लिए वो फिर एक कोशिश करेगी। और जो अभी इस तरह से संगठन में बदलाव की चर्चा हो रही है, हालांकि अभी देखना पड़ेगा कि किस तरह का ये बदलाव होता है, लेकिन 2018 से बड़ा बदलाव कांग्रेस को मिला था। कहीं
तो मुझे लगता है कि युवा नेतृत्व की जो अपेक्षा अभी हाल के दिनों में देखने को मिली है और जिसके चलते कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हुआ है, और अभी पंजाब में एक युवा नेता को जिस तरह से बनाकर कांग्रेस ने वहां का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और यही सुगबुगाहट जो है अब मध्य प्रदेश में भी लग रही है। हालांकि चर्चा तो ये है कि कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन पार्टी के भीतर युवा नेतृत्व को एक बड़ी जिम्मेदारी शायद मिल सकती है, जिसका अभी जिक्र जो है सज्जन वर्मा जी भी कर रहे थे कि बड़ा परिवर्तन होगा संगठन में। तो देखिए संगठन में किस तरह के ये परिवर्तन करते हैं और उसका क्या फायदा मिलता है पार्टी को, ये तो भविष्य बताएगा। रवि शुक्ला जी क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं सदैव एक बात बोलते आया हूं कि कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से देश को प्रगति और उन्नति की ओर ले जाने वाली संस्था है, एक आंदोलन है। परिवर्तन समय की मांग होती है, परिवर्तन होना चाहिए, पर हमने सदैव जो हमारे वरिष्ठ जो हैं, जिनका अनुभव है राजनीति में, जिनका जन सेवा करने का अनुभव है, उनको हमने सदैव तवज्जो दी। उनके महत्व को भारतीय जनता पार्टी जैसे लाल कृष्ण आडवाणी या यशवंत सिन्हा जैसे नकारा नहीं। परिवर्तन तो एक समय की पुकार होती है। हमारा देश जो है विश्व के अंदर सबसे ज्यादा युवाओं का देश कहलाता है। संगठन में बदलाव हो रहा है, आने वाले समय में और बदलाव होगा। चिंतन मनन मंथन चल रहा है। बदलाव एक प्रक्रिया है। एक नए युवा नेतृत्व को सब दलों का प्रयास रहता है, विशेषकर कांग्रेस का, कि युवा नेतृत्व आगे आए, जन सेवा करे, जन भावनाओं को समझे और देश और प्रदेश के लिए समर्पित हो। ये एक प्रक्रिया का अंग है। इस पे यदि कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करे या कोई टिप्पणी करे तो उसकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। कांग्रेस पार्टी तो सदैव युवाओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टी रही है। इसका एक उदाहरण है, राजीव जी ने 18 साल का जो मताधिकार दिया था, ये कालांतर तक इस निर्णय को सराहा जाएगा। और ये निर्णय तो अमिट निर्णय है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाया है, सम्मान दिया है, युवाओं को आगे ले जाने का प्रयास किया है। जी यशपाल जी, 3-23 की तैयारी में है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्या कहेंगे? युवाओं को आगे बढ़ाने के नाम सुनते सुनते, उनकी व्याख्या करते करते कांग्रेस स्वयं बूढ़ी हो गई है। और तब जब मौका मिलता है तो जो 2-4-5 प्रमुख वरिष्ठ नेता हैं जिनकी उम्र 70 के बाहर हो गई है, उनको ला करके बिठा दिया जाता है। फिर वह चाहे संगठन हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे पीसीसी अध्यक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री हो और अन्य जो स्थान होते हैं, वहां पर कांग्रेस की ये बात चरितार्थ होती दिखलाई पड़ती। नवीन जी के हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और आते हैं। कथनी और करनी में कांग्रेस का बड़ा अंतर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने यदि युवाओं को संगठन में मौका देने का अवसर उपलब्ध कराया तो आज हमारे जिला अध्यक्ष की उम्र 35 के लगभग है और 70-75 वर्ष के वरिष्ठ नेताओं के मध्य बैठ करके वो हमारी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और पूरे कार्यक्रम की संचालन की बागडोर हमारे युवा अध्यक्षों के हाथों में होती है। फिर चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो हमारे जिला अध्यक्ष हो। परिवर्तन का यदि दौर की बात की जाती है तो हम पूछना चाहेंगे कि युवाओं को मौका कब मिलेगा? मताधिकार का उपयोग तो दे दिया, लेकिन युवाओं को अधिकार कब मिलेंगे उन पदों पर जिन पदों पर मठाधीश बैठे हुए हैं? वे या तो स्वयं बैठे हैं या अपने वंश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अपने पुत्र पुत्रियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपने अगल में, अपने बगल में वो वंशवाद चलाते हैं, वो परिवारवाद चलाते हैं। उससे उभर करके वो सामने आते ही नहीं नवीन जी। इसलिए बेमानी है कि बदलाव आएगा, कांग्रेस में बदलाव पे वो संगठन बना। अरे अभी सुन लीजिए रवि जी सुन लीजिए, रवि जी सुन लीजिए, आपका टर्न है। आप बोलेंगे ना, आपको अवसर मिलेगा, डिबेट में बैठे, मतलब नहीं निकलेगा। देखिए, वक्त है बदलाव का नारा दिया था नवीन जी कांग्रेस ने, कांग्रेस खुद बदल गई।
कैसी बदली? ऐसा नारा दिया पिछले चुनाव में कि वक्त है बदलाव का, और ऐसा बदलाव आया कि 2 दर्जन से ज्यादा विधायक और 6 मंत्री कैबिनेट के कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। इसलिए आ गए कि वहां उल्हाने मिलते हैं, वहां उपहास उड़ाया जाता है, वहां उपेक्षा की जाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर बस हमारा दल है, हमारा संगठन है, वो कांग्रेस 100 बरस पुरानी हो गई है, लेकिन अभी भी ये कितनी बात कर ले नवीन जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दिल्ली की दौड़ ये लगाएंगे और सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका जी जो कहेगी वो लिफाफा वापस लौट करके आ जाएगा। ऐसा हम राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता मानते भी हैं और इसको देखते भी और जानते भी। सर 23 की तैयारी की बात कर रहे हैं ये लोग कि 23 की तैयारी कांग्रेस जी तोड़ कर रही है और युवाओं को आगे लेके आएगी। कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा सर। खूब जोर शोर से करें, लेकिन क्या वास्तव में जो नहीं आपकी मैं अशोक शुक्ला साहब से ये प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। अशोक शुक्ला जी। जी देखिए कांग्रेस जो है मुश्किल दौर से गुजर रही है और इससे उभरने की कोशिश भी कर रही है, संगठन में बदलाव भी दिख रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कांग्रेस किसी तरह की बड़ी राजनीतिक चुनौती के तौर पर प्रदेश को नजर नहीं आती। हालांकि तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस जो है सरकार को भेज सकती है। इस संगठन में जैसी अभी चर्चा भी हो रही, संगठन में बदलाव दिखता है, एक ऐसे सतत नेतृत्व का अभाव दिखता है जिसके एक इशारे पे कांग्रेस के लोग कभी सड़कों को उतर जाया करते थे, खड़े हो जाते थे, संघर्ष पर चल पड़ते थे। तो फिलहाल तो कांग्रेस में एक चमत्कारिक नेतृत्व का जो अभाव है उससे पूरी कांग्रेस की चमक फीकी पड़ गई है, और जो एक राजनीतिक चुनौती की चर्चा हो रही है कि संगठन में बदलाव करती वो कोई राजनीतिक चुनौती पेश करेगी, तो ये सब चीजें इस पे आधारित है या इस पे निर्भर करेगा कि उसके मुद्दे क्या है। अभी आप देख लीजिए बिजली की किस तरह से कीमतें बढ़ी हुई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई है, और कहीं कहीं ये जो कोरोना के समय में जो अव्यवस्थाएं थी वो भी तमाम चीजें थी, लेकिन कांग्रेस इन सब मुद्दों को उठाने में जो है नाकामयाब रही है या नाकाम रही है। और अब उसके सामने बड़ी चुनौती ये जो है 4 चुनाव है, जिसमें लोकसभा का 3 विधानसभा का चुनाव है। तो अब कांग्रेस क्या करती है ये सब देखने वाली चीज है। जी अब रवि जी बोल लीजिए, क्या कह रहे थे आप, बोल लीजिए। नवीन जी मेरा तो बड़ा स्पष्ट कहना है। मेरे सुधी बड़े भाई यशपाल जी बोल रहे थे कि कांग्रेस में ऐसा होता है, कांग्रेस में वैसा होता है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो है कि विधायक गए नहीं, आपने खरीदा है उनको। अपनी बातों में थोड़ा संशोधन करिए। क्रय की हुई वस्तु और निकाली गई वस्तु अलग अलग चीजें होती हैं। आपने वस्तु के समान खरीदा है विधायकों। दूसरा विषय, सोनिया गांधी जी क्या करेंगी, राहुल जी क्या करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी क्या करेंगे, नेता प्रतिपक्ष क्या होगा, 23 की तैयारी क्या होगी, ये हमारा आंतरिक विषय है। चौथी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात, शुक्ला साहब ये बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अपने बिंदुओं पे या जन समस्याओं के बिंदुओं पे पिछड़ रही है। जी हम बिल्कुल भी बिंदुओं पे नहीं पिछड़ रहे हैं। एक अराजकता का माहौल मध्य प्रदेश में है। आप सब लोगों ने देखा, एक व्यक्ति मरकाम, हमारे साथी विधायक जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो माननीय प्रभारी मंत्री से मिलना चाह रहे थे, क्षेत्र की जनता, आदिवासी जनता की समस्याओं को बताना चाह रहे थे। कलेक्टर और पुलिस वाले उनको ऐसे पकड़ रहे थे जैसे वो कोई चेन स्नैचिंग करके भागे हो। अरे भाई, हम इतनी ज्यादा अराजक स्थिति मध्य प्रदेश में हो गई है, यदि हम आम जनता की आवाज को उठाने का प्रयास करते हैं तो प्रशासनिक और पुलिस की लचर व्यवस्था और आतंक, मैं तो खुले शब्दों में बोल रहा हूं कि आज की तारीख में प्रशासनिक आतंक के मारे कोई भी व्यक्ति विरोध करने के पहले सहमता है। जहां तक रही बात संगठन के स्तर की बात है, हम लोग क्रमशः आंदोलन कर रहे हैं। कोविड के विषय पे भी समय समय पर हमने हर विषय को संज्ञान में लाया। विषय में हम आम जन, महंगाई का जहां तक विषय है, आम जन उससे प्रताड़ित, पीड़ित है, जबरदस्त पीड़ित है। और जहां तक रही बात अन्य विषयों की, तो कांग्रेस पार्टी अपने विपक्ष के दायित्व को बखूबी निभा रही है। पर मेरा तो ये मानना है कि सत्ता पक्ष
जिसे सत्ता प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता का दायित्व होता है, विपक्ष से ज्यादा उस सत्ता पक्ष का दायित्व होता है कि आम जन का वो ख्याल रखे, स्वास्थ्य संबंधी उनके आवास, उनके भोजन, रहन सहन की, कपड़े आदि की व्यवस्थाएं उचित मूल्य पर उनसे कैसे प्राप्त हो, ये उनका नैतिक दायित्व हो रहा है। और जहां तक रही बात, सोनिया जी बोलेंगी वो होगा, राहुल जी बोलेंगे वो होगा, अरे मोदी जी तो आंख निकाल देते हैं, अमित शाह जी तो चाय का प्याला उठा के ज्यादा ऊपर नीचे पी लेते हैं, तो आपके ऊपर से नीचे तक के लोग कांप जाते हैं। आप अपनी तो कुछ नहीं बोलते हैं, सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें खुद 72 छेद। अपनी स्थिति तो देख लो आप। कैबिनेट मंत्री सेंट्रल का, उसको ये मालूम ही नहीं था कि 4 दिन बाद मुझे राज्यपाल बना दिया जाएगा। उस राज्यपाल बने कैबिनेट मंत्री ने 5 नारियल चढ़ाए कि मुझे आडवाणी तो नहीं बनाया, मुझे यशवंत सिन्हा तो नहीं बनाया। धन्यवाद दिया उसने प्रभु को, ये परमपिता परमेश्वर, मैंने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा संगठन बनाया, खड़ा किया, मुझे दूध से मक्खी जैसा निकाल देंगे। अरे आप अपने संगठन की अपनी आंतरिक व्यवस्था देखिए। हम तो प्रतिबद्ध हैं, मध्य प्रदेश देश के प्रत्येक नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक का एक एक कार्यकर्ता अपना खून पसीना, अपना समग्र निछावर करने के लिए, देश के आवाम के लिए, उनके सुख सुविधा के लिए, उनको हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए, अब कर ली आपने अपनी पूरी बात। यशपाल जी, आम आदमी की रक्षा के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए कांग्रेस कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। हाँ, वो तो दिख रहा ना पूरे प्रदेश में क्या हाल हो गए कांग्रेस के। जो कांग्रेस एक छत्र राज करती थी देश में, फिर चाहे स्टेट्स हो, चाहे वो सेंट्रल की राजनीति हो, चाहे वो नगर पालिका, नगर निगम हो, चाहे वो जिला पंचायतें हो, चाहे वो जनपद पंचायतें हो, सब दूर कांग्रेस की तूती बोला करती थी। अब इतने कटिबद्ध थे तो जनता ने क्यों अस्वीकार किया? लगातार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्यों सफलता प्राप्त हो रही है? ऐसे ऐसे प्रांत जहां पर भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं हुआ करता था, आज भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकारें लेकर के बैठी है। तो मंथन तो कांग्रेस को करना चाहिए, आत्मावलोकन तो कांग्रेस को करना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस हमेशा करती है, इसीलिए तो मात खाती है। देखिए नवीन जी, जनता बहुत सूझबूझ वाली और बहुत समझदार हो गई है। और रवि जी, एक बात बता दीजिए, क्रय विक्रय का कोई सौदा पत्र आपके हाथ में है क्या? कोई अनुबंध पत्र आपके हाथ में है क्या? आप तो बड़े आराम से करके खरीद लिए, मंडी में खरीद लिए, कहाँ नीलाम हुए, कितने पैसे में क्या हुआ? और आपने अगर 30-35 करोड़ का आरोप लगा भी दिया था, तो कितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर, कमल के फूल पर जीत करके आ गए हैं। जनता ने स्वीकार किया, आपके कहने से जनता ने अस्वीकार किया। आपने जो आरोप लगाया था खरीद फरोख्त का, देखिए रवि जी, मैं एक बात, मैं आपकी एक बात पर आपकी एक बात पर मेरे को प्रतिक्रिया देने दीजिए ना। मैं तो आपकी बात बहुत गहरे से सुनूंगा। आप बिल्कुल करिए, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नहीं चाह रहे यशपाल जी। आप मेरे बहस में इतने महत्वपूर्ण चैनल पर अपना समय यूं जाया कर देंगे रवि भाई? नहीं, मैं बिल्कुल जाया नहीं करूंगा। आम जनता की पुकार सुन लीजिए, जो त्राहिमाम कर रही है। तो आपकी बात मैंने गहरे से सुनी है, गंभीरता से सुनी। 2 मिनट के लिए हमारी भी बात सुन लीजिए, नहीं तो आम करते रहेंगे, चाऊ चाऊ करते रहेंगे, दोनों मतलब ही नहीं निकलेगा। सुन लीजिए यशपाल जी, नवीन जी, आप और यशपाल जी प्रदेश में जो जिनको सुनना चाहते हैं लोग, उनमें से एक हैं, इसलिए बोलने दीजिए, 1 by 1 बोलिए। यशपाल जी ने आपको पूरा मौका दिया, मैंने तो पूछ भी लिया था। मैं बहुत ध्यान से रवि जी की बात सुन रहा था। एक आध कोई स्लिप तो बता दे, एक आध कोई चेक तो बता दे, एक आध कोई दस्तावेज तो बता दे, एक आध कोई प्रमाणिकता तो बता दे। और ये कहते कहते आपको 1.5 बरस बीत गया है रवि भाई, आपके और आपके दल के लोगों को। जनता ने आपकी बात को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। कोई खरीदारी नहीं हुई है, खुददार थे। जो उल्हान और जो उपेक्षा की जा रही थी, सिंधिया जी को कहा जा रहा था आ जाओ सड़क पर, कांग्रेस आ गई सड़क पर। वक्त है बदलाव का। कैसा बदलाव आया? पूरी कांग्रेस तार तार हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी और आपके नाम कटिबद्ध है। अरे काहे क्या कटिबद्ध है? प्रतिपक्ष की क्या भूमिका है, संगठन की क्या भूमिका है? रोज तो कांग्रेस तार तार हो रही है, कौन क्या बयान दे रहा है, कौन क्या बयान दे रहा है, कोई दाएं कोई बाएं, कोई इधर कोई उधर। कोई संगठन की संरचना नवीन जी इस दल में नहीं है, इसलिए आप कुछ कहना चाहते हैं रवि जी? अब ओपन फायर समाप्त हो गया।
अब कर लीजिए, क्या कह रहे थे, कर लीजिए बात। अब रवि जी आप बता दीजिए, मैं एक बता शब्द नहीं बोलूंगा। बता दीजिए। नहीं, आप बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा क्रॉस नहीं, मैं नहीं क्वेश्चन। बोलूंगा। नहीं, बोल मैं व्यवधान खड़ा नहीं करूंगा नवीन जी, मैं जी, बिल्कुल व्यवधान खड़ा नहीं बोल करूंगा। लीजिए रवि जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोल लीजिए। यशपाल जी, आपका सम्मान है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप इसको किसी अनादि उसमें ना लें। पर मेरा ये कहना है यशपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समग्र नेता लोग हैं या समग्र दायित्व वाले लोग हैं, वो हमेशा कांग्रेस की आलोचना विभिन्न विभिन्न तरीकों से करते हैं। मेरा ये कहना है, आप लोग बोलते हैं कि कांग्रेस प्रदेश में नहीं है, अन्य प्रदेशों में नहीं है, केंद्र में नहीं है। हमने लंबे समय तक शासन किया है। मैं फिर बोलता हूं, मैंने जैसे स्वयं के संगठन के लिए भी एक जवाबदार टीवी चैनल पर स्वीकार किया कि परिवर्तन होना चाहिए, उसी तरीके से परिवर्तन हुआ है। आवाम ने परिवर्तन किया, हम उसे स्वीकार करते हैं, शिरोधार्य है आवाम का परिवर्तन प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में। किंतु हम तो आपसे एक विनंती करते हैं कि आप सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो प्रदेश की जनता और जो देश की जनता भुखमरी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, महंगाई और 2 जून की रोटी, रहने के लिए कपड़ा, आवास के लिए जो त्राहिमाम कर रही है, प्रजातंत्र ने आपको मुखिया बनाया है, आपको राजा बनाया है। कृपया आप उन आवाम जो परेशान है, बेहाल है, गरीब है, उसके बारे में एक बार जरूर विचार करें। आरोप प्रत्यारोप करना बड़ा सहज प्रक्रिया है। विपक्ष से ज्यादा दायित्व तो सत्ता पक्ष का होता है, क्योंकि सत्ता पक्ष को सत्ता इसलिए दी जाती है कि वो देश व प्रदेश के आवाम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं राजपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आपको नसीहत दे चाह रहा हूं कि आप आवास की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रवि भाई, आप देखिए गांव में 2 मंजिला मकान बन गए। इंदिरा आवास नहीं है ये, जो एक पंचायत को एक साल में 2 मिलती थी, आज 250, 300, 500 आवास कुटीरें बन रहे हैं। 2 जून की रोटी भी मिल रही है। देखिए पीडीएस सिस्टम को जिस प्रकार से ताकत दी है और जिस प्रकार से 1 रुपए किलो में गेहूं में 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो में नमक की जो व्यवस्था की है, अभी इस आपदा के अवसर में रवि भाई 5 महीने का पीडीएस सिस्टम में 80% गरीबों तक माल पहुंचा है। अनाज विशेष करके चावल और गेहूं देने का काम भारत की सरकार भी कर रही है और राज्य की सरकार भी कर रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हुई है, अधोसंरचना विकास में वृद्धि हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, विद्युत के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। कालखंड तो काला आपका रहा जब जनता को अंतिम प्रतिक्रिया अशोक शुक्ला साहब से। सर दोनों पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, बद इंतजामी की, बदहाली की बात कर रही है कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो बहुत सुव्यवस्थित और सुशासित तरीके से शासन कर रही है। जनता के पास दोनों को 23 में जाना है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का जो पैटर्न है वो ठीक है? थोड़ा कुछ बातें मैं लीड से हटकर कहूंगा, और जो हमारे दोनों पैनलिस्ट हैं वो इस बात का कोई बुरा नहीं मानेंगे, मुझे तो साफ साफ कुछ कहना है। दरअसल राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन, और करप्शन ही है जो लोगों को राजनीति से जोड़े रखता है। बीच में जिस तरह का एक बदलाव या एक दल बदल जो हुआ था, मुझे नहीं लगता है कि वो जनता की सेवा के लिए हुआ था। कोई मदर टेरेसा जैसे भी तो सेवा कर सकते हैं लोग, विनोबा भावे जैसे भी तो सेवा कर सकते हैं, लेकिन ये सब राजनीति में अब देखने को नहीं मिलता। जहां तक बात हो रही थी कि गरीबों को किस तरह से आवास दिए जा रहे हैं, 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल दिया जा रहा है, तो राजनीतिक कारोबार के लिए वोट की पूंजी चाहिए, और खैरात की खुराक से राजनीतिक दल जो है वोट की पूंजी जुटाते हैं। ये हमारे देश में जो हो रहा है, मुझे लगता है कि भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। अब हम लोग उन मजदूरों को देखते हैं कि जो पहले कभी सवेरे से निकलते थे कामकाज के लिए, अब जब उन्हें मुफ्त में अनाज मिल रहा है तो वो काम पे नहीं जाते हैं, वो घर में बैठे बैठे हलाक हो रहे हैं। तो ये स्थिति देश के लिए बहुत खराब है। बहुत सारे विषय हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं वैसी नहीं है जैसे दावे किए जाते हैं। शिक्षा का स्तर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का है। बहुत सारे स्कूल है लेकिन वहां पे शिक्षक नहीं है, अगर स्कूल है तो उस पर छत नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। तमाम तरह की समस्याएं हैं, और बढ़ती आबादी, घटती सुविधाओं के बीच ये देश हमारा किस तरह से आगे जा रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। और नेताओं को इस बारे में सोचना चाहिए, वो खोखले दावे ना करें बल्कि जमीनी हकीकत को समझे, और किस तरह से एक आम आदमी का जीवन बेहतर हो, ये देश बेहतर हो, सबके लिए अच्छी सुविधाएं हो। इस देश में नेताओं के लिए सब कुछ है, आम आदमी के पास में कुछ भी नहीं है। ये कुछ कड़वी बातें हैं, मुझे लगता है कि पैनलिस्टों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये बात मैं नेताओं तक पहुंचाना चाहता हूँ कि वे जनता की सेवा करें, राजनीतिक कारोबार करें। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो
दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने वादे और दावे हैं, लेकिन वादे और दावे के बीच में राजनीति कारोबार का माध्यम न बने, बल्कि राजनीति का जो ध्येय है समाज सेवा, उसका सशक्त माध्यम बने। वर्तमान समय में दोनों पार्टियां राजनीतिक दांवपेच करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इस बार का परिदृश्य पिछले कुछ राजनीतिक परिदृश्यों से बिल्कुल भिन्न है और ये भिन्न परिदृश्य 2023 में क्या कुछ नया राजनीतिक रंग लाएगा, राजनीति के कैनवास पे क्या पिक्चर बनेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में इतने आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।